एक अजब किस्म का धर्म युद्ध चल रहा है। उसमें धर्माचार्य भी है, उसमें राजनेता भी है, उसमें समाज के एकीकरण की बात भी है, उसमें जातीय आधार पर वर्गीकरण का खेल भी है। और जमीन है उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की। बड़ा कोहराम है, बड़ा कोलाहल है। बिहार से गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण रामचरितमानस पर विवाद शुरू हुआ। बिहार वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ऑडियो भी एक वायरल हो गया कि उसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, वो और उनकी पार्टी क्या चाहती है कि जातीय तनाव बना रहे। तो लेकिन वो विवाद बिहार से गंगा पार करके उत्तर प्रदेश आ गया और यहां उसको लपका स्वामी प्रसाद मौर्य ने। वहां से लड़ाई शुरू हुई, रामचरितमानस को जलाने तक की घटना हुई। लखनऊ में मुकदमा हुआ, मौर्य जी का लिए पता लगा कि भाई फरार हो गए। अब फरार कैसे हो गए तो भगवान जाने, जो पुलिस की सुरक्षा में है वो स्वामी प्रसाद फरार कैसे हो गए, ये भी अजब तमाशा है। खैर, स्वामी प्रसाद के समर्थन में प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, तो कचहरी में तो बाकी अधिवक्ताओं ने उनको मारा पीटा, ये परिस्थिति बन गई। अब इसके बीच में एक नारा गूंजा समाजवादी पार्टी की ओर से, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। दूसरा एक होर्डिंग लगा, तुलसी तेरे ताड़ना के वाण नहीं सहेंगी भीम की बेटियां। वो भी एक है पोलराइजेशन का तरीका। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश की जमीन पर एंट्री हो गई बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की। शास्त्री जी आज माघ मेला में आए प्रयागराज में, तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो कहा कि भाई सब लोग संकल्प लो हिंदू राष्ट्र के लिए, और दूसरा कहा कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। मौर्य जी कह रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाओ, ये किताब नहीं चलनी चाहिए। बिहार वाले चंद्रशेखर कह रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाओ। बागेश्वर बाबा कह रहे कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाओ। उनसे प्रश्न हुआ कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा शठे साठ्यम समाचरित, जैसा जो कहे करे वैसा ही उत्तर दो। ये एक बड़ा संदेश है क्या? आने वाले समय में क्या इस संदेश से इसी मसले पर विवाद के अतिरिक्त शारीरिक संघर्ष भी दिखता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा जब प्रश्न हुआ तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि मौर्य के वो कैंसर है, कैंसर। मौर्य जी ने सारे साधु संतों को कहा था पाखंडी, तो बागेश्वर वाले बाबा बोले कि ये है कैंसर। अब कैंसर वर्सेस पाखंडी या पाखंडी वर्सेस कैंसर। लेकिन देखना ये होगा, जो लोग ये सोच रहे थे कि समाज बट जाएगा, उनके लिए भी एक घटना घटी जिसका उल्लेख यहां करना जरूरी है आज के इस बहस के कार्यक्रम में। नेपाल से 6 करोड़ वर्ष पुराने जो शालिग्राम की प्रस्तर शिलाएं आई हैं, उनके पूरे यात्रा मार्ग से लेके और अयोध्या तक जो भारी उत्साह, जो जन सहभागिता,
जो लोगों का भाव, जो लोगों की विह्वलता दिखाई दी है, क्या वो इस बात की गवाही नहीं देती कि रामायण, रामचरितमानस, अयोध्या, इन प्रश्नों पर बृहत्तर हिंदू समाज विभाजित नहीं होगा। अन्यथा इतना बड़ा जन सैलाब और इस भावना और इस भाव के साथ उन प्रस्तर प्रतिमाओं को चंदन नहीं लगा रहा होता, अक्षत नहीं समर्पित कर रहा होता। वो प्रस्तर प्रतिमाएं हैं, प्रस्तर शिलाएं हैं, उनसे रामलला की प्रतिमा बनेगी, माता जानकी की प्रतिमा बनेगी। उस भाव में ही इतनी विह्वलता। ये बताते हैं कि इस देश के मानस में राम के लिए, राम की कथा के लिए एक विशेष किस्म का भाव है जो राजनीति से परे है, सियासत की कुटिल चालों से परे है। लाइन खिंच गई, पाला खिंच गया। समाजवादी पार्टी एक बड़ा प्रयोग करने की स्थित प्रक्रिया में है। नफा नुकसान तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन उसने प्रयोग की दिशा में कदम तो बढ़ा ही दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के कथन के पीछे खड़े होकर। अब इससे उसको लाभ होगा, हानि होगी चुनाव में, ये बात का विषय है। राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक है इसी से नापा जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई, वोट से, जय और पराजय से। रावत साहब, आपसे बात शुरू करता हूं। एक विचित्र किस्म का युद्ध उत्तर प्रदेश की जमीन पर आरंभ हो चुका है। उसका शोषा बिहार से छोड़ा गया था, लेकिन वो बिहार में जिन्होंने बवाल शुरू कराया था, चंद्रशेखर जो वहां के शिक्षा मंत्री थे, उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वो कह रहे कि नहीं, हमारी स्वामी मौर्य से भी बात हुई है और राजेंद्र गौतम से भी बात हो गई है, हिंदू देवी देवताओं को थोड़ा हल्का बचा के रखना है, नहीं तो बवाल हो जाएगा, और बाकी चीजों पर अटैक करना है, और सवर्णों को लपेट लेना। वो कह रहे हैं कि सवर्णों को लपेट लेना है उसमें कस के। तो वो ऑडियो वायरल हुआ है और चंद्रशेखर जी ने उसका खंडन भी नहीं किया। तो और इधर ये बाबा बागेश्वर आ गए, जो कुछ कहने सुनने में बाकी साधु संत संकोच कर रहे थे या गोलमोल थोड़ा जलेबी जैसा बताते थे, बाबा बागेश्वर ने भी सीधी लाइन खींच दी। बोले भाई रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाओ और देश हिंदू राष्ट्र बने, इसका संकल्प लो सब लोग। हालांकि योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले इस बात को दूसरे ढंग से उन्होंने कहा था कि हमारा सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और अयोध्या में रामलला का मंदिर ही भारत का राष्ट्रीय मंदिर है। लेकिन अब लड़ाई दूसरे किस्म की हो गई। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और बागेश्वर बाबा कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या देख रहे हैं आप? 24 भी सामने है। रावत साहब, मैं सारे मेहमानों के एक बार बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आता हूं। बस निधि यादव जी, अभी कुछ दिन पहले मैं इसी ढंग के एक विषय पर चर्चा कर रहा था, तो मैंने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी रखता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में अब तक, जब से वो जन्मी है, दूसरी बार सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रही, जिसमें जोखिम का कंटेंट सबसे ज्यादा है। एक मुलायम सिंह जी ने किया था अयोध्या में, उसके हानि लाभ इतिहास में है, मैं उनका रिपीटिशन नहीं करूंगा। और एक अब ये मौर्य के बयान से एक थॉट पहले सपा को था कि नहीं मौर्य को अलग करना चाहिए, ठीक नहीं, बवाल है। फिर सेकंड थॉट आया कि नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको इस पर लाइन खींच देनी चाहिए। तो बड़ा प्रयोग है, उतना ही बड़ा जोखिम भी है। आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आपको ये बात कैसे एनालाइज करेंगे कि आपका कागज पर गणित कहता होगा कि ओबीसी, मुसलमान और दलित एक साथ हो जाएंगे तो झंडा फहर जाएगा, ठीक ना? सीधी यही गणित होती है जब नेता बैठते हैं, ठीक? कि भाई इतना मुसलमान है, इतना वो है, मुसलमान कहाँ जाएगा? बोले अपने पास आएगा, है ओबीसी है ही हम, और दलित भी इसमें आ जाएगा, गर्व से कौम शूद्र है, तो मिला के ये हो गया कितना? बोले अब दिल्ली फतेह हो गई, डोंट वरी, चलो चाय मंगाओ। निधि जी, ऐसा लगता है
या आपको लगता है जोखिम भी है? 50-50 है भाई, चल गया तो बहुत फायदा देगा और नहीं चला तो बहुत ही नुकसान दे देगा, ऐसा लगता है? ये क्या अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा कि हम शूद्र हैं? ये मैंने कहा क्या? अच्छा बात कर रही भाई, बिल्कुल संविधान का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए दोबारा। संविधान का ही मामला है आपका, ठीक है। निधि यादव शायद मेरे शो में पहली बार आई, उनका बहुत स्वागत है। मैं उनको एक बात बता दूं, और पत्रकार, कथाकार, चित्रकार, एंकर दूसरे होंगे, मेरे जैसे मैं नहीं वो हूं। अब मैं कहना नहीं चाहता था, व्यक्तिगत बात के लिए कहना पड़ेगा, इन्होंने ऐसा निधि, नो, आई विल नॉट अलाउ, नो, रुकना होगा, अरे रुकना होगा भाई, आराम से बात करें, रुकना होगा अभी। इन्होंने कहा आपने अपने मन से मेरी पार्टी की लाइन तय कर दी, प्रयोगशाला बना दी। अरे रुकोगे भाई, मैं बता दूं, मैं जब मायावती और समाजवादी में अलायंस हुआ तो मैं और अखिलेश जी बैठे, अब सुनिए, ठीक, वहां कोई प्रवक्ता नहीं था, कोई, हम और वो, एक कागज निकाला, जो सामान्य प्रक्रिया होती उसमें जोड़ घटाना किया, भाई कितना दलित है, कितना ओबीसी है, कितना मुसलमान है, सारा वोट जोड़े, पिछले में अगर ये सारा वोट जोड़ दे तो क्या गणित आता है, तो उस हिसाब से एक आंकड़ा लगा कि इतनी सीटें आनी चाहिए। हमको मत बताइए अभी, रुक जाइए, ठीक है ना? इसलिए वहां ये कागज पर ये नहीं लिखा जाता कि संविधान, इस बात को समझिए, हर पार्टी वही करती है, हर पार्टी वही करती है, ठीक है ना? जाति का गणित सब जोड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है? एक छोटा सा प्रश्न करना, कुछ नहीं, अभी नहीं, समाज का गणित जोड़ता है क्या कोई? ठीक है, मुफ्ती मुझे ये बताएं, एक मिनट, जो चितरंजन जी, आप गंवार को परिभाषित करें। अरे रुकिए भाई, चितरंजन जी, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता को पर मत बोलना, ये संविधान की बात नहीं कर रहे वो, ठीक, लेकिन सवर्णों को लपेट लेना, सवर्णों को लपेट लेना, चाहे जितनी गाली देना, कोई समस्या नहीं, हिंदू देवी देवताओं को लपेटोगे तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा क्या? और दलित और पिछड़े को एक साथ करना है। और बाकी मेरी बात हो रही है मौर्य से भी और राजेंद्र गौतम से भी, और बड़ा आंदोलन चलाएंगे, हम आते हैं जल्दी। ये संवैधानिक बात है, ये संविधान की शपथ ली जा रही है इस वायरल वीडियो में। कैसा काम करते हो और कैसा ज्ञान देते हो यार सब लोग। नहीं अमिताभ जी, कुछ तो ईमानदारी रखो सब लोग, सीधे बोलो ना कि हम इस खेल में हैं, क्या दिक्कत है बोलने में? तो उनको खंडन करना चाहिए था आके भैया। तो चंद्रशेखर जी को पढ़े लिखे आदमी है, खंडन करना चाहिए था आके तुरंत। नहीं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं उसकी प्रामाणिकता, अरे आप नहीं कर सकते, मैं तो चंद्रशेखर जी की कह रहा हूं भैया मेरे, कि चंद्रशेखर जी को खंडन करना चाहिए था कि नहीं। चितरंजन जी, मैंने ये पूछा जो चंद्रशेखर जी बोले हैं, अब क्या पता, मेरा सवाल तो सुन लो भाई, चंद्रशेखर जो बोले हैं वो संवैधानिक बात बोल रहे हैं क्या, ये मैं जानना चाह रहा था बस अभी तो फिलहाल। अरे नहीं, मेरा सवाल ही स्वाब में, मैं दोबारा सवाल करूं, रामचरितमानस में तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है देश भर में, ठीक, जिसमें वो ये बोल रहे हैं, मैं उस पर उत्तर मांग रहा हूं, आप बता रहे रामचरितमानस में बहस में कर चुका नहीं, मैंने कहा दोबारा थोड़ी करूंगा ना, आप तो चंद्रशेखर जी के कथन पर बहस है मित्र, तो प्रामाणिकता कैसे आएगी? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे वीडियो, ना अभी रुकना होगा, चितरंजन जी रोकिए, अभी मैं मैथिल साहब के पास चलूंगा ना, गलत बात है, ऐसा वीडियो में कुछ नहीं कह रहे, सदियों से उपेक्षित है, 5000 साल से, ऐसा मतलब कुछ नहीं बोल रहे, वो जो बोल रहे हैं वो मैंने बता दिया कि हिंदू देवी देवताओं को मत लपेटना, उसमें बवाल हो जाएगा, ठीक, सवर्णों को भरपेट गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात हो गई मौर्य से भी, राजेंद्र गौतम से भी, आते हैं और लंबा करेंगे इसका काम का, आंदोलन का, ये बोल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं बोल रहे कि हजारों साल से वंचित, पीड़ित, समाजवादी, साम्यवादी, लोकतंत्रवादी, संविधानवादी, बाबा साहब अंबेडकर, नथिंग, उसमें कुछ नहीं मित्र, है ना? असली मामला इतना है, इस बात को समझो गगन साहब, समझो, इसको कहां तक लपेटोगे, लपेट नहीं पाओगे। मैथिल साहब, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति के तौर पर थोड़ा सा हिचक ये थी कि मौर्य को अगर उठा के बंद कर देंगे तो उसका दूसरा मैसेज भी जा सकता है, ठीक। और भाई समाजवादी पार्टी तो कहती कि मौर्य को इसलिए बंद कर दिया चूंकि वो मौर्य है, ठीक। तो बाकी जो 10 लोग थे उनमें अधिकांश बंद कर दिए, लेकिन मौर्य को छोड़ दिया। और एक बात कही गई, मौर्य फरार है, मौर्य तो फरार हो नहीं सकते, जो पुलिस की अभिरक्षा सुरक्षा में रहता फरार कैसे हो जाएगा, ठीक। तो जो भाजपा को संकोच था
वो संकोच चूंकि बागेश्वर बाबा को नहीं है, तो अब मैदान में बागेश्वर बाबा हैं। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ के स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कल कहा, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम सदन में पूछेंगे कि हम शूद्र हैं योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों को न शब्द की समझ है न भाव की समझ है, और उत्तर प्रदेश के विकास से जिनको उनके शब्द जो हैं वो मुद्रित कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के, जो उनका वीडियो आया उसमें उनका जिनको जलन है, चिढ़न है, कुड़न है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी अवसर आएगा, वो पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं समझना ही चाह रहा हूं क्या भारतीय जनता पार्टी इस दुविधा में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस जुर्म में बाकी 6 लोग गिरफ्तार हुए, उसी FIR में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। मैथिल साहब नहीं, वो उस पर 2 बार बहस कर चुके हैं। आप रोड रामायण थोड़े ना धर्म संसद लगाए, 2 बार बहस कर चुके। आज मैं मौर्य पर बहस करूंगा, बागेश्वर बाबा पे, चंद्रशेखर पर, तेजस्वी के बयान। नहीं, स्वामी मौर्य और भदौरिया में अंतर है। कंक्लूड करो, फिर मुझे मुफ्ती साहब के पास जाना है। ठीक है मैथिल साहब, ठीक है, दोबारा में आते हैं, दोबारा में सारी बातें के बारे में कैसे आप दोबारा में आते हैं। ठीक है मैथिल साहब, शब्द ही नहीं है, ठीक है, किस आधार पर शूद्र बोल रहे हैं? ठीक है, उनकी मर्जी, पूछिए ना, आप मुकदमा करा दो, उनकी मर्जी में बोलने की सबको आजादी। खैर अभी रोकिए, मैं मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास चलूं, सबको रोकिए, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूं। मुफ्ती साहब, एक बिल्कुल अलग मिजाज का सवाल है। राजनीतिक पार्टियों, जो मैं शुरुआत में निधि को कह रहा था, राजनीतिक सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां कागज पर जब तकमीना लगाती हैं ना, तो ऐसे ही लगाती हैं, उसी आधार पर टिकट बांटती हैं, उसी आधार पर पार्टी में पद देती हैं, ठीक, और उसी आधार पर रणनीति बनाती, उसी आधार पर चुनाव लड़ती हैं, ठीक, कि भाई इतना सवर्ण आ जाएगा, इतना OBC आ जाएगा, इतना दलित आ जाएगा, इतना मुसलमान आ जाएगा, मामला ऐसा बन जाएगा, या मुसलमान नहीं आएगा तो कहां जाएगा, ठीक। ये बड़ा कड़वा सच है। लेकिन निधि जैसे जो लोग अभी मान लीजिए शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक जीवन की, वो ठीक है, संविधान की बात उन्होंने कही, संविधान सबके सिर माते, लेकिन व्यवहारिकता हमको मालूम है। मैं एक बात कहता हूं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जब ये पहली बार भाजपा योगी आए, उस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक के साथ में बैठा, कितना 2.5 घंटे पूरी समीक्षा कि भाई क्या मसला रहा, कैसा रहा, क्या तो मालूम क्या समीक्षा, संविधान नहीं निकलता, न भाजपा में, न सपा में, न बसपा में, न कांग्रेस में, ये सब बातें तो छोड़ दीजिए। बात आई कि भाई जहां जहां पश्चिम के 100 सीटों पर मेरा मुसलमान था, वहीं मायावती ने मुसलमान दे दिया, बोले वहीं सब जगह बीजेपी जीती। मुफ्ती साहब, सारा गणित इसी पर चल रहा ना देश का, फिर इसको मानने में इतनी पर्देदारी क्यों है, हाय तौबा क्यों है? जिसे देखो वो संविधान का गुटका लिए हाथ में चल रहा है, करा जी संविधान, हम तो संविधान मानते, तो ये क्या है मुफ्ती साहब? और क्या क्या मुसलमान, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर ऐसे मैनेज हो जाता कि कागज पे जोड़ लो? ऐसा होता है क्या? बहुत अच्छी बात कही, और मेरे ख्याल से रावत जी इस बात से जरूर प्रसन्न होंगे, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही। एक बात मैं और कहता हूं, राजनेताओं को एक बड़ी बिहारी बीमारी भी होती है। शाहवानों के मसले में जब राजीव गांधी ने फैसला पलटा लोकसभा में ले जाके सुप्रीम कोर्ट के, तो एक दिन पहले उन्होंने स्टैंड लिया था कि हम मौलानाओं के दबाव में नहीं झुकेंगे, और आरिफ खान ने एक धुआंधार स्पीच दी 2.5 घंटे की, ठीक। अगले दिन उनको रात में कुछ लोगों ने समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम मौलानाओं की बात मानेंगे। राजीव गांधी ने पलट दिया फैसला, अगले दिन आरिफ से कहा कि इसके पक्ष में बोलो, कि मौलानाओं की मांग के आरिफ ने इस्तीफा दे दिया। खैर वो सबको पता है। मैंने कांग्रेस के उन 5 में से 2 लोगों से बात की मौलाना साहब, जो उस समझाइश में शामिल थे, क्या बहुत वर्ष बाद। निधि जी, ये अच्छी बात है, आगे के लिए बहुत रहेगा कि भारत की राजनीति कैसे काम करती है। मैंने कहा मैं समझू, सीखूं, भाई मेरा पेशा है कि आखिर ऐसा। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने समझा, 5 लोगों में से 2 ने मुझे बाद में बताया, बहुत वर्षों बाद, कि राजीव जी को ये समझाया कि देखो अयोध्या में ताला खुलवा दिया हम लोगों ने। बोले हाँ। बोले अब ये मौलानाओं को सेट कर दो,
हिंदू भी सेट, मुसलमान भी सेट, बाई जेब में मुसलमान, दाई में हिंदू। बोले 500 साल तक राज करेंगे। बोले ताली बजाओ, चाय मंगाओ, चाय मंगाओ, कॉफी मंगाओ। क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से कांग्रेस कभी कांग्रेस जैसी रही नहीं। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा मैंने मुफ्ती साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना हिंदू मिले ना मुसलमान मिले, गलत कह रहा हूं मुफ्ती साहब? बिल्कुल। उस दिन के बाद से कांग्रेस को ना हिंदू मिले ना मुसलमान। इसलिए ये कहने से पहले जरूर सोचा करिए कि मेरी पार्टी के प्रयोग को आपने प्रयोग किया, इसको प्रयोग कैसे कह दिया। 35 साल हो गए मुझे पार्टियां ही देखते हुए निधि जी, ठीक ना? जब मुलायम सिंह यादव ये पार्टी नहीं बनाए थे मैं तब से उनको जान रहा हूं भाई, आज थोड़ी जाना हूं। तो कुछ तो थोड़ी बहुत समझ हो जाती है। अगर मैं लालू जी को जानता हूं बहुत अच्छे से हैं, तो मैं चितरंजन जी को टोकने का अधिकार रखता हूं। लेकिन आप ठीक नहीं, इसलिए जान लीजिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों को अभी भी दूरी से मिलना होगा। ठीक ठीक भैया रावत साहब, ठीक रावत साहब मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि राम की निंदा इस देश का मुसलमान ना उसमें करने में शामिल हो सकता है ना उसको स्वीकार कर सकता है। तब तो ये जो पर्पस है डिफ्यूज हो जाएगा जी। क्योंकि दलितों में मायावती जी भी हैं, वो कह रही है भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मिली कुश्ती कर रहे हैं। ठीक, और अभी उनकी भी वहां कुछ तो स्थिति है ही, 13-14% वोट तो अभी भी उनकी पॉकेट में है। जी जी, है ना? और अगर मुसलमान का रुख हम मौलाना साहब की बात के अक्स में देखें रोशनी में, तब ये प्रयोग कैसे सिरे चढ़ेगा कि ओबीसी प्लस दलित प्लस मुसलमान जी रामचरितमानस के मसले पर। ठीक है, दोनों को रोको, दोनों ठीक है साहब, आगे बात, आगे भाई देखो इतना भी नहीं लड़ो। कौन सा ऐसा बड़ा नेता है भारत का पिछले 50 साल में जो सक्रिय रहा हो, है जो बाबा सन्यासी ओझा फकीर तांत्रिक के पास नहीं गया हो और माथा नहीं रगड़ा हो? मुझे बताओ, मैं अभी बता दूं। नहीं बहुत नहीं, सब बहुत क्या होता, साधु संत की सेवा भी करते हैं। सेवा नहीं भैया, सेवा नहीं। और चितरंजन जी अभी रुके, एक बात बता दूं। एक बार लालू जी दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध इमाम को बिहार चुनाव में ले जाना चाहते थे। जहाज की से व्यवस्था हो गई, इमाम साहब ने कहा कि भाई इसमें बैठने से पहले जो कुछ चीजें हैं वो बंद कमरे में तय हो जाएं, उसके बाद बैठेंगे। क्या वो संविधान बचाने निकले थे? नहीं ना। अरे सब उसी कुएं का पानी पी रहे हो भैया जिसमें भांग पड़ी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उतना ज्ञान नहीं दो ना कोई एक दूसरे को यार। और सो एक सेकंड सुनिए, ये इनके दामाद, ठीक, इनके दामाद मुफ्ती साहब, ये जामा मस्जिद के इमाम के दामाद जो मौजूदा इमाम है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे कि नहीं? क्या उनका कोई पर्यावरण पर इतिहास तो था नहीं ना? वो पर्यावरण की डिग्री लिए थे कहीं से क्या? इसीलिए बनाए गए थे कि उन्होंने सपोर्ट किया था। वही काम भाजपा करती है। अमिताभ जी इतना सब आप जानते हैं तो आपको यह भी जानते हैं ना, मंडल आयोग का अनुशंसा जब लागू हुआ, मैथिल जी, ठीक, मैथिल जी, ठीक, मंडलधारी लोग निकल गए। मैथिल जी क्या ये बात लोगों की समझ में नहीं आई कि जब 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई एक अपराध में, उसमें बाकी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मौर्य जी के मामले में भाजपा ने कहा कि भाई ना धीरे धीरे चलो। क्या बागेश्वर बाबा के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है? क्योंकि आज जब बाबा वहां प्रयाग पहुंचे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है ना, है वो बीजेपी का ही था। गाड़ी घोड़ा अमला जमला वहां के स्थानीय लोगों का ही था बाबा का के लिए। कुछ ऐसा है क्या मामला मैथिल साहब? धन्यवाद अमिताभ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही साधु संतों की सेवा के लिए तत्पर रही है।
भारतीय जनता पार्टी तो सदैव साधु संतों की सेवा करती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हमारे देश के अंदर सर्वधर्म संभाव है, लेकिन मुझे मेरे धर्म को मानने से कोई रोकेगा तो वो अत्याचार हो। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब वो एक अलग बात है कि ये जो रामद्रोही है ना, वो अलग चश्मे से देखते हैं, इनको हर चीज में राजनीति चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मेरा कोई भी भाई जी जो राष्ट्र को अपने मन में रखता हो, आज दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी ये कहा ना, जो अपने आप को इस राष्ट्र का पुत्र मानता है वो हिंदू है, सनातनी है, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो सनातनी है। आप पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ ने मुगलों की तलवारों के सामने अपने आप सरेंडर कर दिया हो सकता है कि कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, स्वागत है, वो वापस आ सकते हैं, लेकिन इसको यहां आप इस प्रकार से राजनीति से जोड़ देंगे तो वो गलत है। और जिस प्रकार की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, आपने अभी कहा कि बागेश्वर धाम के पीछे क्या भाजपा खड़ी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे खजाना यादव जी बैठी हुई हैं, क्या उनकी पार्टी इस प्रकार से रामचरितमानस के अपमान के पीछे खड़ी हुई है? क्योंकि वो पदोन्नति भी करवा रहे हैं, वो उनको प्रशय भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। मैं पूछना भी चाहता हूं खजाना यादव जी से कि खजाना यादव जी ये बताइए, संविधान के अंदर शूद्र शब्द है क्या, जिस संविधान की आप दुहाई दे रही हैं, जिस संविधान को आप मानते नहीं है? खजाना यादव जी आप मुझे बताइए। ठीक, अब उनको उनसे उत्तर ले लें। एक मिनट, आपने प्रश्न किया, अब रुकना होगा। हाँ भैया, मैथिल जी आपने प्रश्न किया, अब रुकिए, अब उत्तर ले लें। निधि यादव आप रिस्पॉन्ड करें। नहीं, नाम भूल लीजिए भाई, ये सब नहीं ना, ये उनका नाम निधि यादव किया नहीं, अरे खजाना यादव जी नहीं, ये सही नहीं, ठीक नहीं, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। ठीक, अब सब लोग रुकिए, केवल निधि की आवाज आएगी, सबकी आवाज रुकिए, केवल निधि की आवाज। जी निधि रिस्पॉन्ड करिए। मैथिल जी नाम अपभ्रंश क्यों करें, नाम क्यों बिगाड़े, नाम में विकृति नहीं लानी चाहिए। केवल निधि यादव की आवाज आएगी, अभी चित्रंजन की आवाज भी रोकिए, मैथिल जी की आवाज भी रोकिए। निधि यादव अपनी बात कहिए। जी नहीं कराया ना, बोल नहीं सकते हैं, मैं नहीं शांत कराया, बोल नहीं सकते हैं। अरे मैंने ही तो शांत कराया है सबकी आवाज को। नहीं, आप बोलिए, उन्होंने गलत बोला, तब मैं मानूंगी कि आप भी महिला सम्मान के साथ खड़े हैं। मैं अब आप रुकेंगी, आप रुकेंगी, एक मिनट के लिए पॉज लेंगी तो मैं बोल दूं। महिला हो पुरुष हो, किसी का भी नाम किसी को बिगाड़ने का अधिकार नहीं। नाम बिगाड़ना शिष्टाचार का उल्लंघन करता है। वो शिष्टाचार पुरुष के साथ भी रहे, महिला के साथ भी रहे, महिला के साथ और ज्यादा रहे। ठीक, मैं उसके साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, मेरी सेहत में क्या फर्क। मुझे किसी पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? ये चिंता वो लोग करें जिनको अपने नेताओं को चेहरा दिखाना है, मेरी सेहत में क्या फर्क है? चलिए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, मुफ्ती साहब ठीक है, निधि अभी रुकना होगा, आपकी आवाज को भी रुकना होगा। मुफ्ती साहब, जो बात निधि कह रही हैं कि भाई अगर ऐसा है तो हम आवाज उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, ठीक बात है एक तरह से, ठीक, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। निधि अब रुकना होगा, अब आवाज नहीं जा रही, अभी रुकना होगा। एक दूसरा पहलू भी है, दुनिया में जो 3-4 बड़े मजहब हैं उनकी किताबें हैं, ठीक, उन किताबों पर अगर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो दुनिया का चेहरा ही बिगड़ जाएगा। मुफ्ती साहब गलत कह रहा हूं क्या? मुफ्ती साहब ने ठीक बात कही, मैं पूछूंगा मैथिल साहब। ठीक है मुफ्ती साहब, मैथिल साहब ये यू आर वेरी, मैथिल साहब मौर्य और नरेश अग्रवाल दोनों में अंतर मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए दोनों ही गलत कर रहे हैं, ठीक मैथिल साहब जी। तो अंतर फिर कार्रवाई में क्यों? भाई नरेश अग्रवाल पार्टी ही में आ गए भाजपा की, उन्होंने तो और भी गलत बात कही थी और वो भी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर राज्यसभा में। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो क्या दोहा बना के लाए थे। हमको एक नपना रखना होगा मैथिल जी, नहीं दो नपने नहीं चल सकते। और जिन राजनेताओं ने चलाए उनकी पार्टियां बैठ गईं, क्या जिन्होंने हर जेब में एक नपना रखा ना
उनकी पार्टियां बैठ गई देश भर में, देख लो। मैथिल साहब, नहीं बात खत्म हो गई। मैथिल साहब उसमें से खत्म करो, मैंने बोल दिया, मेरी टिप्पणी के बाद टिप्पणी नहीं ना। ठीक ठीक, चितरंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, फिर मैं एच एस रावत साहब के पास चलूंगा। ठीक है मैथिल साहब रुकना, अभी केवल चितरंजन यादव जी आपको, अरे भाई आपको बोला, आपकी आवाज जा रही, आप बोलो ना, आप बाकी भाषण मत क्यों करो, मैंने पूछा आप बोलो। अब आप हाथ ना सेको, अब उस विषय पे रहो। अब आप हाथ सेकने की कोशिश ना करो, ठीक नहीं होगा, है ना। वो विषय पर है, आपने अपनी बात रख दी, बात आप निधि के उसमें मत करो। निधि ने अपनी बात कह दी थी, उस पर उनकी बात आ गई, उस पर मैंने बोल दिया। अब आप उसमें बीच में नहीं, निधि की बात नहीं है ना। अरे भाई महिला के बारे में क्या उनका सोच है। ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुका। आपकी इस टिप्पणी पर जब मैं अंत में टिप्पणी करूंगा तो बताऊंगा कि आरजेडी की महिलाओं के प्रति कितनी सम्मानजनक सोच रही है, मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी रुकिए, मैं बताऊंगा, रुकिए। ठीक, मैं बताऊंगा, आईना दिखाऊंगा साधु यादव क्या करते हैं। ठीक है ना, हम बताएंगे। अभी रुको, धैर्य रखो। ठीक है, ठीक। एच एस रावत साहब, हम बताएंगे महाराज, रुक जाओ, है ना। ठीक है, ठीक। अभी सबको रुकना होगा। चितरंजन जी आगे, आपकी बात बहुत अच्छे से आगे, काफी अच्छे से आपने डिबेट की, बड़ा ज्ञानवर्धक बातें कही। जितने लोग रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं, उनको ये घोषित करना चाहिए सार्वजनिक तौर पर कि क्या वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज्यादा विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं मानता हूं कि वो कतई ज्ञानी नहीं है। लोहिया जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, ठीक, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और सब उनके ही नाम का ताबीज पहन के सब लोग समाजवादी हुए इस देश में, ठीक। उससे पहले तो कुछ नहीं, वही आदि पुरुष हैं, ठीक। रामायण को जितना सिर माथे लोहिया ने रखा, उतना तो किसी पंडित पुजारी ने नहीं रखा। देश भर में रामायण मेला लोहिया जी ने शुरू कराया। अब अगर ये मैं मान लूं कि तेजस्वी, स्वामी मौर्य, चंद्रशेखर, ये जो लोग हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे काबिल हैं, इनको आध्यात्मिक चेतना लोहिया जी से ज्यादा है, तो मेरा प्रणाम उनको। अब मैं इस बहस में नहीं उलझ सकता, ठीक है ना, क्योंकि थेतरई का तो कोई जोड़ नहीं होता। कोई ये कह देगा नहीं हम मानते हैं चंद्रशेखर उनसे लोहिया ज्यादा बड़े हैं और मौर्य लोहिया से ज्यादा बड़े हैं। इस थेतरई में मैं नहीं उलझ सकता। आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग करिए थेतरई, लेकिन दुनिया भर में कोई नहीं मानेगा कि लोहिया को समझ कम थी। ये समझना होगा ना। लोहिया को पढ़ा है, नहीं पढ़ा, जानते हैं, नहीं। राम पर, शिव पर, कृष्ण पर, तीनों पर लोहिया ने क्या लिखा है, नहीं। हम चंद्रशेखर को पढ़ के इतिहास समझना चाहिए, अध्यात्म समझेंगे। और स्वामी मौर्य को पढ़ के, जो कल तक सत्यनारायण की कथा और रामायण भागवत करा रहे थे जब भाजपा में थे, आज भी उनकी बिटिया भाजपा की एमपी है। और कल वो जब भाजपा कंचे बीनने निकलती है चुनाव के समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं हो मौर्य फिर आ जाए भाजपा में और फिर कहें कि राम से बड़ा कोई नहीं, रामायण से बड़ा कोई नहीं। क्या हम जानते नहीं क्या? अरे किसकी नाम की सौगंध ले रहे हो भाई? वो बसपा में थे तो वो अंबेडकर थे, वो भाजपा में आए तो वो जय श्री राम चिल्ला रहे थे, वो सपा में आए तो वो लोहिया और अंबेडकर और सब इकट्ठा कर लिए, कर्पूरी ठाकुर। वो वामपंथी पार्टी में चले जाएंगे तो लेनिन की बात करेंगे भाई। ऐसे लोगों को मैं जानता नहीं क्या? इतना तो सोच लो कम से कम भाई, कुछ तो लिहाज रखो देश का। ये देश को भी निपट ऐसे समझ लिया, ये ठीक नहीं। एक दूसरी और बड़ी बात जिसको मैं कहना चाहता हूं, इस देश में पहले भी मैंने एक बार कही थी ये बात, इस देश को थियोक्रेटिक स्टेट, धर्म आधारित राज्य होने से कोई नहीं रोक रहा था 15 अगस्त 1947 को। मेरी बात से मौलाना साहब भी सहमत होंगे, ठीक है ना? कोई नहीं रोक रहा था। इस देश ने अपने मन से, अपनी इच्छा से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होना स्वीकार किया था, लालू जी के दबाव में नहीं, न भाजपा की मांग पे। दोनों बातें समझ लीजिए, न सपा की मांग पे, न लालू जी की मांग पर, न भाजपा के दबाव में, ना। देश ने अपने मन से, जबकि जो पार्ट हमसे अलग हुआ था वो धर्म आधारित राज्य हो गया जाके।
एक बात आई निधि के प्रसंग पर, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आपत्ति जता दी। लेकिन एक बात हमारे मित्र गगन जी ने कही कि महिलाओं के प्रति सोच, आहा, महिला निधि जी आपको जानकारी है कि नहीं है शायद, वुमेन रिजर्वेशन का 12-15 बार बिल आया लोकसभा में, और हर बार मैं एक पत्रकार के नाते प्रेस गैलरी में रहा। गीता मुखर्जी के समय में सबसे पहले आया, जिस दिन वो भाषण देते। सबसे ज्यादा बवाल बिल फाड़ना मंत्री से छीनकर मालूम किसने किया? आरजेडी और सपा समाजवादी पार्टी। ये बयान किसका था? ये परकटी औरतें, ये बयान किसका था? नारी सम्मान में सदन के भीतर। निधि जी आप सुन रहे हैं, है ना? ये बयान किसका था? नारी सम्मान का था, लेकिन था किसका ये तो समझना होगा ना। एक आरजेडी के नेता थे राजनीति प्रसाद, चेतरंजन जी जानते हैं कि नहीं पता नहीं, वो मंत्री को धकिया गिरा दिए राज्यसभा में बिल फाड़ने के चक्कर में। क्या फिर बड़ा हंगामा हुआ, मार्शल बुलाए गए, बोले ना बिल नहीं पास हो सकता महिलाओं को आरक्षण का। ये हुआ है इस देश में। कांग्रेस और भाजपा सहमत थे, लेकिन और वामपंथी, लेकिन फिर भी बिल पास नहीं हो पाया। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है भाई। नारी सम्मान पर बोलना अलग है, उसका पालन कर पाना बिल्कुल अलग किस्म की चीज है। और जो बात मुफ्ती साहब ने कही, मैं उसके पक्ष में मैं सहमत हूं उस बात से। इस देश में राम या राम के चरित्र की कथा, उस पर सवाल उठाए जाने की न जरूरत है, ना आवश्यकता है, और ना वो मंच स्वीकार्य है देश को। ये भी जान लीजिए। भाजपा है नहीं है छोड़ दीजिए। गांधी जी ने राम को क्यों चुना प्रतीक के तौर पर? गांधी जी भी कम्युनल थे। गांधी जी भी बागेश्वर बाबा के चेले थे क्या? नहीं ना मुफ्ती साहब। गांधी जी और भी कोई नायक चुन सकते थे। वो जानते थे कि इस देश की शिराओं में, इस देश के रक्त में राम का नाम प्रवाहित होता है। आप उसको अलग कैसे कर लेंगे? राजनीति तो हो सकती है, राजनीति करने का मन बनाया है, अच्छी बात है। और आखिरी बात ये, इस देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो जाति और धर्म के गुणा गणित के बिना कोई मुद्दा तय करे, कोई कैंडिडेट तय करे चुनाव में। इवन पार्टी का कोई पदाधिकारी भी बना है, उसमें जाति, धर्म, मजहब तीनों चीजें देखी जाती हैं। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। कैबिनेट बनाते हो, प्रेस रिलीज जारी करते हो, तो उसमें बताते हो कौन कौन जात का मंत्री है। आप टिकट जारी करते हो, उम्मीदवारों की लिस्ट, सब पार्टियां, उसमें जात क्यों मेंशन करते हो? क्यों मेंशन करते हो? संविधान में ये बताया गया क्या लिख करना? रावत साहब, कोई पार्टी ऐसी है जो लिस्ट में ये ना बताए कि इतने एससी, इतने माइनॉरिटी, इतने ओबीसी? और अब तो उनका भी विवेचन होने लगा कि ये कुर्मी, इतना लोधी, ये धीमर, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर जब यहां आओ तो कहोगे अरे संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं आप करो तो लीला और हम करें तो ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। संविधान की बात करनी है तो मन क्रम वचन से करिए। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। अगर युद्ध छेड़ा है तो साहस के साथ उसको निभाइए। अगर आपको लगता है कि आप वैचारिक तौर पर सही है या व्यवहारिक तौर पर सही है, आपको इससे राजनीतिक फायदा होगा। देश तय कर देगा 24 में। रामायण आज की नहीं ना, और ना ऐसा है कि पहली बार किसी की निगाह गई, वो ग्रंथ किसी को मिला नहीं, स्वामी प्रभुपाद कोई मिला और चंद्रशेखर जी कोई मिला। वो तो हर घर में पढ़ी जा रही है। लालू जी के घर में भी पढ़ी जा रही होगी रामायण, सब घरों में पढ़ी जा रही है। पहली बार की बात है क्या?
फिर टकराव क्यों, फिर विवाद क्यों? इसलिए शक होता है कि विवाद के पीछे एक एजेंडा है। भाजपा जीतेगी, भाजपा के विरोधी जीतेंगे, वो छोटा सवाल है, लेकिन देश का मन खट्टा मत करिए ऐसे मसलों को उठाकर। एक धारा है देश की जो बह रही है, उसको बाधित करने की कोशिश करेंगे तो तनाव पैदा होगा। धन्यवाद।